रेवेन्यू और सर्वे दोनों ही जो अपने आप में थोड़े से बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। रेवेन्यू अपने आप में यही कारण है कि आप जनरल जब नजर दौड़ाएंगे और जब अपने आसपास के लोगों पर नजर दौड़ाएंगे और जब जमीन के बारे में या राजस्व के बारे में जानकारी लेने के लिए किसी से संपर्क करेंगे या चाहेंगे कि कोई आपको बताए, तो आप ये पाएंगे कि परसेंटेज बहुत कम है। अगर आपकी जानकारी में 10 पदाधिकारी होंगे जो बिहार सरकार में काम करते होंगे, उसमें से 2-4 को छोड़ करके रेवेन्यू के बारे में बताने वाले लोग, बाकी लोग कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। जनरल सब चीज़ों के बारे में बताना और राजस्व के बारे में बताना, राजस्व प्रशासन के बारे में बताना, इसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताना, दोनों बहुत अलग अलग करता है। क्योंकि यही एक ऐसा विभाग है, राजस्व विभाग, जो पूरी तरह से नियम कानून से ही काम करता है। इसका हर काम, इसकी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नियम कानून से ही प्रभावित होती हैं और नियम कानून के अंतर्गत ही होती हैं। उसका कारण यह है कि सीधा सीधी आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी के अधिकार का अभिलेख तैयार कर रहे हैं। आप राइट ऑफ प्रॉपर्टी पर बात कर रहे हैं। आपके सामने में दो पक्ष हैं, एक रैयत और दूसरी तरफ सरकार। अगर आपको सरकार ने नियुक्त किया है, अगर आपको सरकार रखी है, तो सरकार की अपेक्षा है कि आप सरकार के हितों की भी रक्षा करें। सरकार की हितों की रक्षा करना सरकार की नज़र में सर्वोपरि है। अगर आप सरकार की तरफ से रहते हुए सरकार के हितों की रक्षा करने में सफल नहीं हो पाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें से ये लगता है कि इससे सरकार को क्षति हो रही है, तो वो आपके एक्ट के विरुद्ध माना जाएगा, वो आपके आचरण का प्रतिकूल पक्ष होगा। और अगर रैयत के खिलाफ आप करते हैं और नियम कानून का उल्लंघन करते हुए मान लिया, और या फिर रैयत को आप न्याय नहीं दे पाते हैं, तो आप न्यायपालिका के कटघरे में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो सीधा जो है आपको जो है आपके ऊपर आपको आरोपी बनाते हुए आपको न्यायपालिका तक ले जा सकता है। तो आपको दोनों को बचा के चलना है। तो ऐसी स्थिति में आपको नियम कानून ही बचाएगा। आप अगर नियम का काम ठीक करेंगे और अगर आप सरकार के पक्ष में लिबरल होकर काम करेंगे, सरकार के हितों की रक्षा लिबरल होकर करेंगे, तभी सरकार भी आपको बचाएगी। अगर आप सरकार के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, मान लिया किसी सरकारी जमीन का सुनवाई के क्रम में आया और आप को लग रहा है कि कुछ पक्ष मजबूत है, रैयत का थोड़ा सा पक्ष मजबूत है, सरकार का पक्ष थोड़ा सा कमजोर है, फिर भी चूंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वहां पर आपको सतर्कता के साथ काम करना पड़ेगा और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं, ये सरकार के पक्ष में ही हमारा फैसला रहे। और अगर ये सरकारी जमीन है और इस पर कोई दावा कर रहा है, तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम उसकी रक्षा करें, हम उसको प्रोटेक्ट करें, न कि हम उसको रैयत के हाथ में जाने दें। बहुत सारे क्योंकि अभी के समय में, जैसा कि बार बार आप लोग पढ़ने से ये समझ गए हैं कि पिछले सर्वे में जो भी सर्वे हुए उसमें लगान वसूली के लिए किया जाता था, राजस्व वसूली एक प्रधान लक्ष्य होता था और सर्वे करने का उद्देश्य भी राजस्व की वसूली होती थी और सरकार का रेवेन्यू का बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। वर्तमान समय में राजस्व की वसूली करना प्रधान लक्ष्य नहीं रह गया है। जमीन के स्वामित्व का निर्धारण प्रमुख हो गया है और राजस्व वसूली गौण हो गई है। हर आदमी रेंट देना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हमारा स्वामित्व स्पष्ट रहे। तो स्वामित्व को स्पष्ट करना, जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आबादी हमारी आजादी के बाद से या गैरस्टर के समय से आज तक में कई गुना बढ़ चुकी है। जमीन उतनी ही की उतनी ही है और लोगों का जमीन के प्रति आकर्षण भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये आने वाले समय में बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये कभी घटा नहीं है, इसलिए आने वाले समय में भी नहीं घटेगा। जमीन की कीमत बढ़ती जा रही है, यही कारण है कीमत बढ़ने के साथ साथ विवाद भी बढ़ते जा रहा है। तो ये तो हुआ कि ओवरऑल एक मैंने बताया आपको कि काम के बारे में। अब सबसे पहली बात है कि आपको जो काम करना है, ये रिवीजन क्यों जरूरी है, ये मैंने बताया।
कि क्यों हम लोग बीच बीच में, इसके बाद भी हम लोग एक क्लास और करवाएंगे जिसमें कि इंटरेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में, पब्लिक से इंटरेक्शन कैसे करेंगे, और भी एक दो रिवीजन की क्लासेज और करेंगे ताकि आप लोग को रिमाइंड हो सके कि अभी तक जो हमने पढ़ा क्या पढ़ा, कैसे काम करना है, क्या काम क्या करना है, कैसे करना है, और किन किन नियम कानून के अंतर्गत करना है, इन्हीं चीजों को देखना है। आपका जो रोल है, आप ये जो स्पेशल सर्वे के लिए जितने भी नियोजन किए जा रहे हैं, जो भी नए नियोजन हो रहे हैं, उसमें आप सबसे ऊपर हैं। आपका रोल 3 तरह का रोल होगा। आप जब सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको शिविर प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाएगी, और शिविर प्रभारी के अतिरिक्त अगर आपको हो सकता है कि जिले में रखा जाए, राज्य में भी रखा जा सकता है, लेकिन 99% आपको या सभी लोगों को शिविर के रूप में, शिविर प्रभारी के रूप में काम करना है। वहां पर आपका जो दायित्व होगा वो तीन रोल में आप होंगे। पहला होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, दूसरा जुडिशरी का रोल, और तीसरा मैनेजरियल रोल। एज ए मैनेजर, सबसे पहले एज ए मैनेजर आप वहां पर एक टीम को लीड कर रहे हैं। इस टीम लीडर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ही हम लोगों ने मोटिवेशन और कम्युनिकेशन स्किल जैसे क्लासों को आपको दिलवाया, और ये बताया कि टीम एज ए मैनेजर, एज ए आप टीम मैनेजर आप कैसे जो है, क्योंकि आप वो उस पायदान पर है जहां आपको सबके साथ कम्युनिकेट करना है, अपने से नीचे वाले के साथ भी, अपने से ऊपर वाले के साथ भी। तो पहला तो है कि आप मैनेजरियल रोल में हैं। मैनेजरियल रोल का मतलब ये हुआ कि आपको मैनेज करना है, आपको शिविर के कामों को मैनेज करना है। अमीन कैसे काम करेगा, कानून को कैसे काम करेगा, हमारा असिस्टेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा ये नीचे वाले हमारे क्या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारे लोग कैसे की जंग, हर काम, कोई काम नहीं किया हमने उसको सीधे सीधे लिख दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको हटा दिया जाए, ये एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हुआ। एज ए मैनेजर का मतलब हुआ कि आप कामों को कैसे आगे बढ़ा पाते हैं, काम को रिजल्ट तक पहुंचाना आपका लक्ष्य है। किसी को केवल सजा देना और केवल वो देना आपका लक्ष्य नहीं है। वहां पर आपको सबसे पहली प्रधानता है कि हमको काम का परिणाम चाहिए। तो आप मैनेजर के रोल में हैं। अगर आप सक्सेसफुल मैनेजर में हैं तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रोल जो होगा वो बहुत अच्छा बीतेगा, और उसमें आपकी प्रशंसा होगी, उतने ही अच्छे आप प्रशासक भी सिद्ध होइएगा। तो पहला तो है मैनेजरियल रोल। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप अगर एक तरफ मैनेजर हैं जिसमें सब कुछ सारे कामों को मैनेज करते हुए करवाना है काम को, आपको अल्टीमेटली हमको रिकॉर्ड ऑफ राइट और मैप बनवाना है। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको सारे लोगों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण भी बनाए रखना है। हम काम कराने के लिए किसी के अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम किसी की बहुत बड़ी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वहां पर अगर हमको किसी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना है, किसी के से अगर काम लेना है, तो एक अच्छे प्रशासक के रूप में भी आपकी क्या भूमिका होगी। अगर कोई आदमी बहुत अच्छा काम करता है, नहीं आ रहा है, लगातार अपसेंट बहुत ज्यादा होता है, या उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके पूरे काम को प्रभावित कर रही है, वहां पर आपको प्रशासक का भी गुण होना चाहिए, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको अपने पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऊपर के पदाधिकारियों के साथ मिल करके, और इस तरह का काम करना पड़ेगा कि उनके साथ, उनके मन में काम करने के लिए मन में कहीं ना कहीं भय भी पैदा हो कि अगर हम गलत करेंगे, नहीं करेंगे, ये कार्रवाई भी हो सकती है। ये एक अच्छे प्रशासक के रूप में कि कैसे हम बिना कार्रवाई किए सबसे काम ले लें, और जरूरत पड़े तो कार्रवाई करने से हिचके में नहीं। हो सकता है कि आपका अमीन इतना प्रभावशाली हो जाए कि वो आपके ऊपर के पदाधिकारी से सीधे एकदम, प्रभारी पदाधिकारी से और सीधे डीएम के यहाँ लाइजनिंग कर करके और उठने बैठने लगेगा, और आपको आपकी बात नहीं मानेगा या आपके हिसाब से नहीं चलेगा, तो ये आपकी प्रशासनिक कमजोरी होगी। इसका मतलब कि आप अच्छे प्रशासक के रूप में सबके ऊपर प्रशासकीय नियंत्रण नहीं कर रहा। प्रशासकीय नियंत्रण के लिए आप में प्रशासकीय गुण भी होना चाहिए।
तीसरा जो होता है वो है जुडिशरी का। आप एक सेमी जुडिशियल कोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के आप के हिस्सेदार हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके द्वारा जो निर्णय दिए जा रहे हैं सुनवाई के क्रम में, वो अधिकार अभिलेख का आधार है। उसी के आधार पर किसी का संपत्ति का निर्धारण हो रहा है और उसके नाम से खतियान बनाया जा रहा है। सरकारी जमीन में किसी के नाम से खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, प्रारूप प्रकाशन के बाद अगर कानूनगों के द्वारा अगर प्रारूप प्रकाशन के पहले गलती की गई है और उसमें आपत्ति आई है और उसमें आप सुनवाई कर रहे हैं, उसका एडवर्स अगर आप दे रहे हैं, तो आपको आपके द्वारा जो न्याय दिया गया है वो तथ्य पर आधारित और नियम पर आधारित है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो वहां पर आप न्यायिक भूमिका में हैं। तो आपके साथ आपको तीनों रोल को मैनेज करते हुए, तीनों में बनाते हुए चलना है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका काम होगा, जिसकी अपेक्षा आपसे ही ज्यादा की जाएगी बाकी लोगों की तुलना में, क्योंकि आप टीम लीडर हैं, तो वो है लाइजनिंग बनाने का काम। आपका ऑफिस अलग है, आप सर्वे शिविर के रूप में काम कर रहे हैं। शिविर में आपके कानूनगो हैं, अमीन हैं, आपके 15-20 अमीन हैं, आपके कानूनगो हैं, आपका ऑपरेटर है, आपकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन केवल इसी टीम के बल पर, केवल इसी बल पर, बिना किसी की मदद के तो आप पूरा काम नहीं कर सकते हैं। आपको हर जगह सब लोगों से मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपको मदद के लिए कौन आएगा? सबसे पहला आएगा आपको एरियल सर्वे एजेंसी। उसके बाद दूसरा कौन आएगा? आपका लोकल रेवेन्यू का ऑफिस, मतलब अंचल कार्यालय। उसके बाद आपको लोकल थाना, लोकल आपका बीडीओ। तो वहां के जो जिस स्तर पर आप हैं, उस स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, मान लिया किसी अंचल में 2 शिविर हैं, तो शिविर वाले का यह दायित्व बनता है कि वो वहां के सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी और जो भी लोकल बॉडीज हैं उनकी हवाई सबसे पहले एरियल सर्वे एजेंसी, क्योंकि वो बिल्कुल आपके से बिल्कुल सटा हुआ है, काम उसके साथ साथ चल रहा है, तो सबसे पहला तो वही है। सबके साथ आपकी लाइजनिंग कितनी अच्छी है, ये आपके पूरे काम के रिजल्ट को प्रभावित करेगी। लाइजनिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि हम दिन रात बात कर रहे हैं, किससे कितना काम आपको पढ़ना है, इस आधार पर लाइजनिंग बेहतर हो। कि अगर आप किसी को किसी काम के लिए फोन उठा के कह भी दें कि हाँ साहब ये काम करा ले, तो आपकी लाइजनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके फोन पर काम हो जाए। और अगर आपकी लाइजनिंग नहीं अच्छी होगी तो 10 बार भी आप कहेंगे तो वो नहीं करेगा। जैसे एरियल सर्वे एजेंसी के साथ है, सबसे पहले एरियल सर्वे एजेंसी उसके आदमी को उसको आदमी देना है, ईटीएस देना है, पूरा किश्तवार का काम आपके साथ मिल करके करना है। बाद में आपके द्वारा करेक्शन किए हुए के हिसाब से फिर से मैप की सप्लाई देनी है, जगह जगह आदमी की आपूर्ति देनी है। तो हर काम हर समय लिखित में तो नहीं होगा कि हाँ साहब हम लिख के दें कि हाँ यहाँ आदमी भेज दीजिए, यहाँ ये कर दीजिए, यहाँ एटीएस नहीं है, यहाँ आदमी नहीं गया, यहाँ वो कहेगा हमारा आदमी गया, आपका मीन नहीं गया। आप कहिएगा हमारा मीन गया, उसका आदमी नहीं गया, उसका आदमी नहीं गया। तो आपको उसके साथ लाइनिंग कितनी अच्छी है, ये आपको उसी से आपका काम का रिजल्ट प्रभावित होगा। सबसे पहला तो है कि रियल सर्वे एजेंसी के साथ आपकी लाइनिंग कैसी है, उसके आदमियों के साथ आपका ट्यूनिंग कैसा है। अगर आप किसी बात पर विवाद होगा, अगर आप उसके साथ वाद विवाद कर लेंगे, उसके साथ टेंशन कर लेंगे, उसके साथ किसी तरह का क्या कहते हैं कि प्रतिवाद हो जाएगा उसके साथ, आप कहेंगे हम नहीं करेंगे, जाइए हम लिख करके दे देते हैं, आप जाइए भेजिए अपना आदमी को, हम क्यों कहने जाएंगे हम आपको बार बार। क्या होगा? दो की लड़ाई में काम इफेक्टेड होगा। ऊपर वाला ना आपके झगड़ा को देखेगा, ना आपके उसके बीच के प्रॉब्लम्स को देखेगा, वो सीधे कहेगा कि हमारा काम नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कार्रवाई करेंगे। उसको आपके प्रॉब्लम, आपके उससे लोकल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होता है। अभी के समय में आपको मैं बता दूं, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या कहीं पर भी हो, प्रॉब्लम्स को सुनने की टेंडेंसी नहीं है। अगर आप नीचे वाले का, हर आदमी अपने नीचे वाले का सिर्फ प्रॉब्लम सुनने बैठ जाएगा तो काम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। रिजल्ट चाहिए। आप हमेशा अपना प्रॉब्लम लेकर के ऊपर वाले के पास जाते रहेंगे तो ऊपर वाला आपको मदद नहीं कर सकेगा। आप जितना कम प्रॉब्लम लेके जाएंगे उतना ही आपसे खुश रहेगा, उतना ही अधिक आपको कॉपरेट करेगा। कोई अगर हफ्ता में 1 दिन प्रॉब्लम लेकर के जाएगा प्रभारी पदाधिकारी के पास, तो प्रभारी पदाधिकारी हो या एसओ हेडक्वार्टर हो या डीएम हो,
उसको प्रॉपर तरीके से वो करेगा। इसलिए उसके पास भी 1000 काम है, उसके पास भी 1000 लायबिलिटी है। कोई आदमी रोज अगर जाएगा तो वो उसको उस पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए कि जानेगा कि आदमी तो रोज किसी न किसी प्रॉब्लम में रहता है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब कब सॉल्व कर सकेंगे? जब आपकी लाइजनिंग अच्छी होगी। आपने मोन्यूमेंटेशन करवाया, आपने ग्राम सीमा बाउंड्री करवाई, मोन्यूमेंटेशन करवाया, पिलर गड़वा दिया आपने। अब पिलर मालूम पड़ा कि 4 दिन के बाद वहां कोई रोड बनाने वाला कोई उसको गांव वाला उखाड़ करके फेंक दिया, कोई डैमेज कर दिया। तो आपकी लाइजनिंग अगर थाने के साथ, वीडियो के साथ, अंचल के साथ अच्छी रहेगी कि हाँ साहब चौकीदार को कह दीजिए हम चिट्ठी भेज रहे हैं, आप ये पिलर यहाँ यहाँ लगाए हैं, एक चौकीदार को दे दीजिएगा, वो अपना देखते रहेगा। तो ये आपकी पर्सनैलिटी और आपकी उस पर निर्भर करेगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से लोगों के साथ लाइजनिंग कर पा रहे हैं। वीडियो है, आप जानते हैं कि वीडियो के साथ आपका रेवेन्यू वाला कोई काम नहीं होने वाला है। रेवेन्यू के बारे में वीडियो आपको कहीं कुछ नहीं करना है, लेकिन जहां पर पब्लिक मीटिंग की बात होगी, लोकल प्रॉब्लम्स की बात होगी, वहां वो आपको कॉपरेट कर सकता है। अब आप कह रहे हैं कि हम ग्राम सभा करने जा रहे हैं, हाँ, वीडियो कहेगा हमको आप बोले हैं, हमको तो नहीं मालूम है, वो मुखिया को उठा करके ले गया दूसरे जगह। लोकल बॉडी जो है, जानते ही हैं आजकल आप कि डेवलपमेंट वर्क में पैसा होने के चलते लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का झुकाव हमेशा डेवलपमेंट वर्क के प्रति रहता है, और यही कारण है कि उनका जो है झुकाव, ज्यादा झुकाव रहता है वीडियो के प्रति, यही प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रति। इसलिए कि वहां पर डेवलपमेंट का काम होता है, और डेवलपमेंट का काम में मनी रिलेटेड काम होता है, उसमें कुछ फायदा होने की गुंजाइश रहती है, इसलिए वो उसकी तरफ झुके रहते हैं। अंचल वाला जो काम होता है या आपका जो काम है, उसमें मनी कहीं नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चाहेगा कि प्रॉब्लम का सब सॉल्यूशन हो, लेकिन उसको डायरेक्ट बेनिफिट इसमें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म में इससे ज्यादा बेनिफिट कहीं नहीं है कि सब जमीन का विवाद खत्म हो जाए उसके गांव का, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन तत्काल किसी को कोई फायदा नहीं है। तो ये बात आप जब भेजेंगे, आपको कहीं पर अमीन को भेजिएगा तो मालूम पड़ेगा कि वो सारे गांव को कह दिया, अब बगल में दलित टोला था जिसको बंदोबस्ती का पर्चा मिला हुआ था, हरिजन था, उसके यहाँ वो गया ही नहीं, कहा ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है कि हमारे यहाँ सर्वे हो रहा है। कोई एक स्पेसिफिक टोला रहा जिसमें कि वो गया ही नहीं और वो कहा ही नहीं कभी। आप जब बाद में हुआ मालूम पड़ा कि वो लोग तो आया 10 आदमी कहने के लिए कि साहब हम लोग को तो मालूम है नहीं है, हमारे पास तो पर्चा है, हमको देना है। तो चूंकि क्या है कि हर आदमी ये सोच रहा है कि हमको कहाँ फायदा है, जान रहा है कि उस टोले हम जा रहे हैं, जहाँ बजा रहे हैं वहां हमको कोई पूछने वाला नहीं है, वहां हमको कोई आगे पीछे नहीं करेगा, हमारा कोई इज्जत नहीं करेगा, हमको कोई वेटेज नहीं, समझाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा तो नहीं जाएगा, नहीं करेगा। तो आपको लाइजनिंग आपकी कितनी अच्छी है सारे लोग के साथ, न सिर्फ अपने स्टाफ के साथ, अपने स्टाफ के ऊपर आपका मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण कितना बेहतर है, ये आपकी लाइजनिंग पर निर्भर करेगा। इसके साथ साथ है कि अब बाकी लोगों के साथ लाइजनिंग लोकल बॉडीज के साथ कैसी है, सबसे इनिशियल जान पहचान होनी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में फलाना आदमी ये काम कर रहा है। प्रॉब्लम्स कभी कह करके नहीं आता है, कभी कहीं भी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आप नापी करने जा रहे हैं, आप बाउंड्री वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, वहां अगर किसी सामान की आपको जरूरत है, किसी आदमी की जरूरत है, तो अगर सबकी लाइजनिंग में रहेंगे और किसी तरह की आपको जरूरत रहेगी, तो जितनी अच्छी लाइजनिंग रहेंगी उतना ज्यादा आप लोगों से मदद ले सकेंगे। सिंपल सी बात है, लोगों से मदद लेने के लिए आपको लाइजनिंग उतनी बेहतर आपकी लाइजनिंग होगी, जितना अधिक आपका नेटवर्क मजबूत होगा। जो आपको कुछ लोग ऐसे भी होंगे, एक आपको एक ऐसा भी अपना भी एक सूचना तंत्र बना करके विकसित करके रखना पड़ेगा, जो आपको एक अच्छा व्यक्तियों की पहचान करके जो आपको ये बता सके कि हाँ फील्ड में कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या सही क्या गलत हो रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है। आपके नीचे नाक के नीचे में करप्शन होता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो उसकी जानकारी के लिए भी आपको एक अपना ठोस सूचना तंत्र बना करके रखना पड़ेगा। उस सूचना तंत्र को बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इर्द गिर्द एक दलालों का एक घेरा तैयार कर लें, जो दिन रात 4 आदमी को घेरे हुआ है, और उस 4 आदमी के घेरा के चलते 100 आदमी आपका दुश्मन हो गया कि साहब तो 4 आदमी से घिरे हुआ है, यही इनको जो कहते हैं करते हैं। नहीं,
बिना किसी को मालूम हुए, बिना किसी के जानकारी के आपके पर्सनैलिटी और आपके व्यक्तित्व पर आधारित जो आपका सूचना तंत्र होगा, जो आपके करीबी व्यक्ति होंगे जिनसे आप बेहतर लाइनिंग बना कर रखेंगे, वो आपको, आप कितने व्यक्तियों की सही सही पहचान कर पाते हैं, वही आपके लिए असली फीडबैक का काम करेंगे। और जैसा कि कम्युनिकेशन में आपको बताया गया था, कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी मैंने भी थोड़ी देर सुना था, उसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको एक अलग से एक टिप देना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट टिप जो होती है कम्युनिकेशन गैप के बारे में, कि किसी भी कम्युनिकेशन की सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है, कोई भी स्टेटमेंट की सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि वो बात कितने लोगों से होकर के आप तक पहुंची है। जब तक कि आप इस, जैसे आप व्हाट्सएप पर और आप मोबाइल में आजकल देखते होंगे, फेसबुक में और व्हाट्सएप में जानकारियों की इसकी बाढ़ आई रहती है, ज्ञान का जो है एकदम संसार खुला हुआ है, लेकिन मालूम पड़ता है कि उसमें 60% फेक है, 80% फेक है। होता क्या है कि वो कितने स्टेजेस से गुजर करके आया, उतना ही उसमें पॉइंट जुटता घटता बढ़ता गया। हर आदमी उसको अपनी तरफ से चेंज करता गया और अंत में पूरी बात बदल गई, जो मूल बात थी वो कहीं कहीं चली गई। लोग उसको प्रभावी बनाने के लिए किसी भी तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। फील्ड में कहीं कोई किसी ने आपको कोई बात कही, आप आंख मूंद के अगर भरोसा कर लेंगे तो आपके लिए वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। जब ये सबसे ज्यादा होगा जब जमीन के मामले में, जब आप सुनवाई करेंगे, काम करेंगे, और जब किसी एक पक्ष को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सारे सबूत के साथ वो सारा बात बोलेगा आपको, आप बहुत दुखी होकर बोलेगा, बहुत जोर दे के बोलेगा, बहुत प्रमाण के साथ बोलेगा, आपको लगेगा कि साहब इनका तो सब बात सही है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये बात तब तक हम नहीं, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जब तक इसके दूसरे पक्ष को हम ना जाने। किसी भी बात की सत्यता को जानने के लिए वो आदमी कितना सही बोल रहा है, इस सारे बात को समझने के लिए आपको बिना दूसरे पक्ष को जाने हुए आप निर्णय पर अगर आप पहुंचते हैं तो आपके लिए घातक हो जाएगा। इसलिए सुनिए सबका, करिए अपने मन का। आप सुनिए, जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुन लीजिए तब तक किसी ठोस निर्णय पर मत पहुंचिए। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों का ये व्यवहारिक अनुभव रहा है, जो लोग की न सिर्फ प्रभावशाली हैं, न सिर्फ वो क्या कहते हैं कि वहां के प्रभावशाली हैं, बल्कि वो प्रशासनिक पदों पर भी रहे हैं या हैं। आपको चूंकि ये आप बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि सर्वे सेटलमेंट का, जमीन का काम ऐसा है जिससे इस राज्य का हर आदमी जुड़ा हुआ है। जो इस राज्य के जज हैं, जो इस राज्य के आईएएस हैं, जो इस राज्य के डिप्टी कलेक्टर हैं, किसी भी पद पर हो, कोई बड़े बिजनेस, हर आदमी के पास कहीं ना कहीं, जो अच्छे पद पर हैं, कहीं ना कहीं जमीन है उनके पास। और जब जमीन है तो उसका स्वामित्व निर्धारण भी वो स्पष्ट चाहते हैं और उसमें वो अपना हर हालत में अपना फायदा चाहते हैं। तो एक से एक बड़े बड़े लोग भी आपके पास आपको अप्रोच करेंगे कि देखिएगा यासर साहब, हमारा जमीन है, जरा देख लीजिएगा, उसमें ये है, वो है, फलना आदमी ऐसे किए हुए है, फलना आदमी ऐसे किया हुआ है, 10 के ऊपर ब्लेम लगाएंगे, हमारा कागज था उसमें ये कर दिया, वो कर दिया। आपको ऐसा समझाएंगे कि अब आपको लगेगा कि साहब ये तो भाई आईएएस हैं, इतने बड़े पोस्ट पर हैं, अगर ये जो कह रहे हैं बस वही सच है, उसी के आधार पर हम सब काम करने, नहीं, आपको अपने सोर्स से दूसरे पक्ष को भी समझ लेना पड़ेगा कि जमीनी वास्तविकता क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप जमीन पर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितना भी सामने में बहुत बड़ा वो है, हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। अक्सर लोग, कोई कोई आदमी आपके पास कहेंगे कि साहब इस, हम जो इतने अंचल अधिकारी हैं, जितने भी वहां लोग जाता है कि पहले उसकी जेन्युइनिटी को चेक कर लीजिए, सही है बिल्कुल आंख मूंद के कर दीजिए, प्रायोरिटी बेसिस पर कर दीजिए, मदद के तौर पर कर दीजिए, उसको डायरी में नोट कर लीजिए। कोई वीआईपी अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा वीआईपी है और उसके काम को हमको करना है, उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए कि हाँ ये तारीख को ये आदमी फोन किया, इसका ये काम है। उसको प्रायोरिटी बेसिस पर चेक कर लीजिए कि हाँ इनको किया कि नहीं किया, कानूनों को किया कि नहीं किया।
प्रॉपर तरीके से गया कि नहीं गया, उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पर करवा लें, वो कर लेना अच्छी बात है। लेकिन आंख मूंद करके निष्कर्ष पर पहुंचना सर्वथा गलत है, खासकर रेवेन्यू के मामले में, जमीन के मामले में। मालूम पड़ेगा कि किसी के द्वारा जो है कहा गया कि साहब हमारे जमीन का सब कुछ ठीक है, ये आप वहां गए तो मालूम पड़ा कि वहाँ 20 जो है अनुसूचित जाति के लोग बसे हुए हैं, 50 साल से बसे हुए हैं, और उनको हटाना आपके बस में नहीं है। अब कह रहे हैं कि वो अलग दावा कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अगर आप सच्चाई जरूरत पड़े तो आप स्वयं फील्ड पर जाइए, स्वयं स्पॉट पर जाइए। अगर आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कागज पर नहीं समझ में आते हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं, बिल्कुल नहीं आपको समझ पाएगा इसका क्या, तो उसमें अगर आप स्पॉट पर चले जाएंगे, एक बार भी अगर आप स्पॉट पर चले जाएंगे तो आपको उसका आधा सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा वहां, क्योंकि आपको सही सही प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो सही सही प्रॉब्लम को समझने के लिए वहां जाना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग आपको चाहेंगे, ये बात आप स्पष्ट जान लीजिए कि बहुत सारे लोग ये चाहेंगे ही कि आप बहुत आराम से रहें, आप फील्ड में न जाएं, आप बड़े आराम से ऑफिस में बैठ करके कुर्सी पे बैठ कर सारा काम करते रहें, और वो सारा काम करके ला के आपको दें और आप उन पर दस्तखत करें और काम करें, आपको किसी तरह का कष्ट नहीं हो। जो लोग भी ऐसा करते हैं, जो अमीन कहता है कि सर आपको कभी जाने, आपको क्या जरूरत है सर जाने के, हम कर रहे हैं ना सर, ये है वो है, 10 तरह का बात कर रहा है, और कभी नहीं चाह रहा है कि आप कभी जाइए। और जब आप एक आध बार कहते भी हैं तो कुछ ना कुछ बहाना या कुछ ना कुछ, आप जरूर समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं वो आदमी करप्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया हुआ है जो ये नहीं चाह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई आदमी हमारे यहाँ जाए। वैसे व्यक्तियों की जांच रैंडमली जरूर कर लेना चाहिए, और आप रेगुलरली जाएं या ना जाएं, लोगों को ये मालूम जरूर रहे कि अमीन के बाद हमारे शिविर के प्रभारी कौन है, हमारे एएसओ कौन है, और अगर अमीन से हमको प्रॉब्लम्स होगी तो हम इनसे कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे, कैसे हम इनको अपनी शिकायत बता पाएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि पूरा सर्वे हो गया, आज जब पब्लिक से पूछा गया तो वो कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं है ये कौन है एएसओ हमारे। कोई बड़े पदाधिकारी गए पूछे तो मालूम पड़ा कि एएसओ कौन है, तो नहीं हम तो जानते ही नहीं है ये कौन है। ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप रेगुलरली हर आदमी से नहीं मिल सकते हैं, आप पूरे गांव में अगर 1000 की आवाज सबसे नहीं मिल सकती, ये संभव नहीं है। आप रेगुलरली डेली जा भी नहीं सकते हैं। 20 गांव अगर आपको देखना है, 15 गांव देखना है, सारे गांव के सारे लोगों से आप वाकिफ रहें, सारे लोगों से मिल लें, हमेशा घूमते रहें, ये संभव नहीं है। ये जरूर संभव है कि कम से कम 1-2 बार जा करके सबसे परिचय करा करके, सब लोगों से परिचय कराते हुए अपना परिचय दे देना कि हम यहाँ हैं और हम ऊपर में हैं। ये जो आदमी आपके पास नीचे जा रहा है, हो सकता है कि किसी आदमी के पास, किसी रैयत के पास ना आपका कानून जाए ना आपका अमीन जाए, और अमीन भी किसी आदमी के द्वारा भेज करके सारा काम करा ले, और वो आदमी किसी को जानते देखता भी नहीं रहे कि मालूम पड़ा कि उसके पास कोई गया ही नहीं है, और उसका सब काम जो है, क्योंकि आप बढ़िया से जानते हैं कि जमीन ऐसा चीज है जिसमें कि आजकल गांव में देहातों में भी हर जगह इंटरमीडिएटियों की, दलालों की भरमार है। आप लोग सर्टिफिकेट बनाना जाते होंगे, सिंपली सा उदाहरण मैं बताता हूँ, अंचल में सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं आय का, जाति का, आवासी का, वहां 10 दलाल आपके पीछे लग जाता है कि हम ये बना देते हैं, वो बना देते हैं। आपको कोई चाहता नहीं है कि कोई आदमी सीधे पदाधिकारी से मिले, और पदाधिकारी के ऊपर वर्कलोड है तो वो पब्लिक के बीच में जा नहीं पाते हैं। लेकिन जो भी पदाधिकारी के बारे में पब्लिक जानती है, और ये पब्लिक डायरेक्ट जानती है कि हाँ इनके पास हम जा सकते हैं, इनको कह सकते हैं कि यहाँ जाएंगे मिलेंगे, इस नंबर पर मिलेंगे, या ये हमारा मिलने से हमारा काम हो जाएगा, उनके यहाँ इस तरह की शिकायत नहीं होती है, कम होती है। तो आपको इस चीज को मिनिमाइज करना है। तो एक तो हुआ कि आपका काम जो है वो आपको किस किस रूप में काम करना है, दूसरा हुआ लाइजनिंग का हुआ,
अब हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं कि हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को जो काम करना है वो क्या करना है, और दूसरा कि जो भी काम करना है उसमें किस किस कौन कौन सा राजस्व का जो कानून है, नियम है, अधिनियम है, रूल है, वो हमको कारगर हमारी जानकारी का है, हमको जानना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी का रैयत का स्वामित्व होता है वो किसी न किसी नियम से प्रभावित हो रहा है। अगर किसी को बासगीत पर्चा मिला हुआ है तो बीपीएसटी एक्ट के तहत मिला हुआ है। कोई अगर दाखिल खारिज करा करके आ रहा है तो वो म्यूटेशन एक्ट से है। कोई अगर ट्रेडिशनल राइट्स के तहत अपना कब्जा किया हुआ है, और ये सारी चीजें जो भी हैं वो बीटी एक्ट से ही आच्छादित हैं। तो जो मूल में आपका जो एक्ट है, तो सबसे पहले तो है कि आप एक्ट के बारे में जानिए। आपको जैसा शुरू से बताया गया कि सबसे पहला एक्ट था 1885 का बीटी एक्ट, बिहार काश्तकारी अधिनियम। 1912 में बिहार बंगाल अलग हुआ, लेकिन इसका नाम बंगाल काश्तकारी अधिनियम से बिहार काश्तकारी अधिनियम 1936 में इसलिए हुआ कि उस समय उड़ीसा भी अलग हो गया, केवल बिहार बच गया। उसके बाद से इसी एक्ट को बिहार काश्तकारी अधिनियम के तहत जाने का। इस बिहार काश्तकारी अधिनियम में 195 धाराएं हैं, सभी काम की नहीं है, लेकिन जो 45-50 धाराएं हैं, लगभग 45, वो उन पर ही हमारा सारा काम, सारा रेवेन्यू सिस्टम काम कर रहा है। इसके आधार पर फिर हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ। कैडेस्ट्रल सर्वे के समय में ही कहीं कहीं पर रिविजनल भी हो गया। एक सर्वे हुआ, उसके 10 साल के बाद दूसरा हुआ, रिविजनल भी हुआ। और 1920 में कुछ जगहों पर म्यूनिसिपल सर्वे भी का एक्ट बना और म्यूनिसिपल सर्वे भी कराया गया। अभी के समय में हम लोग केवल ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं। म्यूनिसिपल एरिया जो अधिसूचित क्षेत्र हैं और जो आपके दियारा क्षेत्र हैं, जो अनसर्वेड लैंड हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या है अभी के समय में पूरे राजस्व विभाग के सामने, राज्य सरकार के सामने में। अनसर्वेड लैंड वैसी लैंड है जो कि पिछले सभी सर्वे में, कैडेस्ट्रल सर्वे में जिस जमीन में पानी भरा हुआ था, जो नदी का क्षेत्र था, जो जमींदारों के द्वारा जो नहीं कराया गया, बहुत सारे क्षेत्रों में सर्वे हुआ ही नहीं। सर्वे नहीं हुआ, रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं बने, हिस्सावार उनका मानचित्र नहीं बन पाया, वो अनसर्वेड रह गया। कुछ उसमें कुछ नोटिफाइड, कुछ मतलब आवासीय क्षेत्र भी क्षेत्र ऐसा था जहाँ जो कि अनसर्वेड रह गया। जैसे बिहार शरीफ का जो प्रॉपर बिहार शरीफ का जो टाउन का इलाका है, उसमें बहुत बड़ा इलाका जो है वो अनसर्वेड लैंड है। बहुत बड़ा अनसर्वेड लैंड 50 साल के बाद वहाँ का पानी हट गया, वहाँ आबादी बस गई, गांव बस गया, और वो पूरा का पूरा असर्वेक्षित रह गया। असर्वेक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने का प्रारंभ किया गया था रीजनल में, कुछ कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से सफल नहीं हुई, और न ही उसमें पूरा सभी जो असर्वेक्षित रह गए थे कैडेस्ट्रल में, उनका सर्वेक्षण पूरी तरह से रिविजनल सर्वे में हो पाया। तो रिविजनल में भी हो रहा कि अभी के समय में बहुत बड़ी संख्या में असर्वेक्षित लैंड पर लोग बसे हुए हैं, जिनका हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है। उसके बारे में सरकार अलग से नीति, सरकार ने एक सिंपल सी नीति बना करके सारे अनसर्वेड लैंड को, सारे टोपो लैंड को गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर दिया। उसमें रैयत की तरफ से आपत्ति है कि साहब हम 50 साल से बसे हुए हैं, हमको जमींदारों ने ही पट्टा दे दिया था, हम 60 साल से बसे हुए हैं, हमारा कब्जा इस पर है, हमको इसका रिकॉर्ड ऑफ राइट दिया जाए। अगर सरकार आंख मूंद करके सारे लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट देने लगती है तो सरकार के अंडर से सारी जमीन निकल जाएगी और नदी का क्षेत्र भी प्रभावित होगा। कोई भी देश, कोई भी राज्य किसी भी हालत में नदी के क्षेत्र का, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे के क्षेत्र को कभी भी किसी को भी रैयत को नहीं देता है। ये यूनिवर्सल चीज है। चूंकि वाटर बॉडीज जो होती हैं वो उसके इमरजेंसी में कम्युनिकेशन के साथ साथ उसका जल स्रोत भी होती हैं, जिसमें कि बहुत सारी जो मतलब जीवित रहने के लिए जो एक्टिविटी की जानी है, आपको पानी चाहिए,
आपको पानी का डिस्पोजल चाहिए, आपको आवागमन के लिए भविष्य में कभी अगर आपात हो, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो आपको नदी का रास्ता ही मिलेगा। आपको अगर आपात की स्थिति आ सकती है, बाढ़ आती है, प्राकृतिक विपदा आती है, ये सारे को देखते हुए आप उस क्षेत्र को कभी पब्लिक को नहीं दे सकते हैं। और अभी पब्लिक चाहती है कि हम नदी के किनारे वाला क्षेत्र भी अगर हम रह रहे हैं, टोपोलैंड है, तो उसको भी हमको बंदोबस्त दीजिए। तो सरकार के सामने समस्या क्या है? एक तो यह है कि नदी के क्षेत्र को हमको बचाना है, और दूसरा की जो उसके अदर देन जो एरिया है जो हमारा सरकारी, उसमें अधिक से अधिक जमीन हमारी बचे जो हमारे काम में है। अगर हम अपनी जमीन पर 100% बचाने पर जोर देते हैं तो रैयतों का विरोध झेलते हैं। अगर हम रैयतों के पक्ष की बात करते हैं कि नहीं साहब दे देना चाहिए, सब बसे हुए हैं, प्रॉब्लम है, सबको दे देने में क्या दिक्कत है, तो हम जमीन से हाथ धोते हैं, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो इसी के चलते इस पर मंथन चल रहा है, इस पॉलिसी बन रही है। तो ये आपको जो है टाइम जब भी बनेगी पॉलिसी, जब भी इस पर रूल कानून बनेगा तो उसका सर्वे किया जाएगा। अभी जब भी आप सर्वे करने जाएंगे तो जो गांव अगर टच करेगा अनसर्वेड लैंड तक या टोपो लैंड तक, तो उस सीमा को वहां से सीमांकित करते हुए आप उस गांव का सर्वे करके अब बाकी को एक एरिया बना करके आपको छोड़ देना पड़ेगा वहां पर, जैसे पहले किया गया था कि एक बहुत, जैसे किसी एक प्लॉट को घेर करके हम छोड़ते हैं, समझ लीजिए कि 100 प्लॉट और 200 प्लॉट और बहुत बड़े एरिया को आप एक सिंपल सा डिमार्केशन देते हुए कि हाँ ये चारों तरफ से ये जो है इसका अंदर भाई पहले भी नहीं बना, अभी भी नहीं बना, आप उसके सटा हुआ जो अपना गांव था वहां तक करके आप छोड़ दें। तो ये आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन हो गया कि आपको क्षेत्र काम कहाँ करना है, ग्रामीण क्षेत्र में करना है। जब भी आप सर्वे शुरू करेंगे तो सर्वे में आप जितने भी गांव रहेंगे, सबसे पहले आप उस अंचल का, उस शिविर का आप मैप निकलवाएंगे कि हाँ एजेंसी को कहेंगे कि हाँ साहब मैप निकाल के हमको दीजिए। उस मैप में आप पता ये लगाएंगे कि इसमें कौन कौन सा नोटिफाइड एरिया में गाँव एरिया आ रहा है। जैसे कि आप मान लिया कि आप गए लखीसराय का सर्वे करने के लिए, और लखीसराय में आपने शिविर का लखीसराय से सटा हुआ या आपने जो है सर्वे का काम शुरू किया, उस अंचल का आपने मैप लिया, उस अंचल के 5 गांव ऐसे हैं जो मैप के हिसाब से, वहाँ के लोकल बॉडीज के हिसाब से, नगर पंचायत के हिसाब से, नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर पालिका, ये 3 चीजें होती हैं अर्बन बॉडीज में। नगर निगम होता है पटना में, बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन में। नगर परिषद होता है जो मध्यम आकार के जो शहर होते हैं, और नगर पंचायत होता है छोटे शहरों में, छोटे छोटे नोटिफाइड एरिया में। तो उनसे आप ये जानकारी लेंगे कि आप बताइए कि इसमें कौन कौन आपका क्षेत्र है, तो वो एक सिंपल डिमार्केशन कर देगा कि हाँ ये यहाँ ये गांव हमारा है ये। अब आपको उसको छांट देना है, बाकी के हिसाब से गिनती कर लेना है कि हाँ ये गांव है, अब हमको इसको अमीन को बांटते हुए और शिविर बना करके, इसमें जो हमारा शिविर है, हमारे शिविर में 1 गांव है, 2 गांव है, कितना नोटिफाइड एरिया में छट गया, कितना काम को सर्वे करना है, ये आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। तब इसके बाद आप शुरू करेंगे। सर्वे में जो आपने एक्टिविटीज पढ़ी, मोटे तौर पर आपने पढ़ी कि किश्तवाड़ और खानापुरी से पहले वाला काम, किश्तवाड़ खानापुरी, सुनवाई, फाइनल पब्लिकेशन और फाइनल पब्लिकेशन के बाद, यही एक मोटा मोटी काम का डिवीजन है। बहुत जगहों पर इसमें कामों का की एमलगेशन होता है और ओवरलैपिंग भी होती है। जैसे किश्तवाड़ खानापुरी के पहले का काम, किश्तवाड़ और खानापुरी के पहले का काम करने का मतलब ये हुआ कि हम प्रपत्र 1 में उद्घोषणा हुई, 2 में स्वघोषणा ले रहे हैं, वंशावली ले रहे हैं, 3 में हम सत्यापन कर रहे हैं, 4 में हम गैर सत्यापित का तैयार कर रहे हैं, 5 में हम खतियानी विवरणी तैयार कर रहे हैं। तो अगर हम खतियानी विवरणी तैयार करवा रहे हैं या हमको बना बनाया मिल गया है और हमारा स्वघोषणा आ रहा है, तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक हमारा अगला काम शुरू नहीं होगा। हम आगे का काम भी शुरुआत करेंगे। 1 महीना तक अगर रैयत को 15 दिन तक अगर देना है हमको स्वघोषणा, तो हम बैठ कर खाली स्वघोषणा ले रहे हैं
और केवल उसी के इंतजार में बैठे हैं कि आ जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे। नहीं, हम एजेंसी से मैप ले करके के और बाउंड्री वेरिफिकेशन, अगर हमारा काम इधर घोषणा आ रही है, हो रहा है, ग्राम सभा हम कर लिए, लोग घोषणा ला के दे रहे हैं अपना, तो हम अपना बाउंड्री वेरिफिकेशन करने का काम भी शुरू कर देंगे साथ में। इसलिए कि बाउंड्री वेरिफिकेशन में तो हम किसी का रिकॉर्ड ऑफ राइट तो नहीं बना रहे हैं, हम किसी का वो तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका समय जो है ज्यादा लगेगा। और कामों को अगर साथ साथ, जैसे कि किश्तवाड़ आप कर रहे हैं, किश्तवाड़ में इन कामों को करने के बाद किश्तवाड़ चुकी है, और किश्तवाड़ के बाद खाना पूरी करना है, लेकिन किश्तवाड़ के क्रम में जब जा रहा है अमीन सत्यापन करने के लिए, एजेंसी के द्वारा उसको दे दिया गया कि हाँ इस एरिया का ये एरिया है और ये एरिया स्टेटमेंट उसको दे ही दिया गया, तो अगर वहां पर रैयत उसको कागज दे रहा है और वो नोट कर ले रहा है साथ ही साथ कि हाँ किसका है, तो उसका तो 75% खाना पूरी का काम तो वहीं हो जा रहा है। बार बार जो जाएगा, अगर उसी समय में वो खानापुरी का भी काम साथ ही साथ करता है, इसमें क्या बुराई है? तो वहां पर खानापुरी और किश्तवाड़ के काम को आप बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। किश्तवाड़ के साथ भी खानापुरी होगी, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर दोबारा करेगा। लेकिन ये कहीं नहीं है कि जब तक पूरा हम एक एक प्लॉट का मिलान नहीं कर लेंगे तब फिर हम अगली बार आएंगे तो कागज लेंगे। ऐसा करना कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा लगाना पड़ेगा, व्यवहारिक पक्ष देखना पड़ेगा, एक काम हमारा कैसे तेजी से हो और प्रभावित भी नहीं हो। इसके बाद जब अब इसके बाद जो पीरियड होता है खानापुरी पर्चा वाला, एलपीएम वाला, वहां पर एक दिक्कत आती है। जो दिक्कत आएगी मॉनिटरिंग की, वहां पर मॉनिटर, वहां दो बात होती है। एक, डाटा जो भी कलेक्ट किया गया फील्ड से, प्रपत्र 6 में उनकी एंट्री होना, तो एंट्री किया कि नहीं किया लोगों ने, और लोगों के द्वारा एंट्री की गई कि नहीं की गई, और लोगों के द्वारा समय समय एंट्री की जा रही है कि नहीं है। कोई आदमी दिन भर में 50 टुक कर रहा है, कोई 10 टुक कर रहा है, कोई छोटा, ऐसा नहीं हो। बराबर रूप से लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और करने के बाद जब हमारा प्रपत्र 6 तैयार हो गया, तो उसके बाद जब हमारा एलपीएम का और खानापुरी पर्चा का जो वितरण हो रहा है, वो वितरण प्रॉपर तरीके से हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर नजर रखना, उसकी मॉनिटरिंग करना। क्योंकि अगर आप और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके कारण समस्या को देखना, उसका समाधान करना, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर आप जो हैं, आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आएगा कि आप कहे खानापुरी, आप क्या करें, कौन इसको बांटेगा, एजेंसी बांटेगा, कमीन बांटेगा, कौन बांटेगा? आपको ये वहां पर जो भी आपको डायरेक्शंस होंगे बांटने के बारे में, एजेंसी को अभी तक है कि एजेंसी के द्वारा बंटवा दिया जाएगा उसको, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा एलपीएम बटा कि नहीं बटा। ऐसा नहीं हो कि हमारा जो है एलपीएम और खानापुरी पर्चा सही ढंग से नहीं बटे, जिसके चलते बाद में आपत्तियों की बाढ़ आ जाए। बाद में रैयतों के द्वारा जब कागज बिल्कुल नहीं आता है, कहीं किसी गांव में, किसी कोई बहुत बड़ा गांव है, उसमें 5 टोला है, मालूम पड़ा कि किसी एक टोला से, किसी एक क्षेत्र से आपके पास कोई आपत्ति नहीं आया, तो ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहला आपका ध्यान यही जाना चाहिए कि वहां ऐसा तो नहीं खानापुरी पर्चा किसी को मिला ही नहीं। इट मे बी कि वहां किसी को मिला नहीं, किसी ने बांटा नहीं वहां, और यही कारण है कि जब आप सुनवाई शुरू कर रहे हैं तो वहां से कोई आपत्ति नहीं आ रही है। तो आपको ये इस बात का एहसास हो जाएगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो नहीं सकता है कि हमने पूरे गांव का आर और मैप जो बनाया प्रपत्र 6 में, इसमें किसी को कोई आपत्ति ही नहीं हो, सबका सब कुछ बिल्कुल सही हो, कि हमारा अमीन जो काम करके ला के दिया, जो काम किया वो बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट है। ये कदापि संभव नहीं होता है। बहुत सारे देखिएगा कि गांव में जो 200 हैं,
200 रैयत है, 300 रैयत है, अब 4 ठो आपके पास आपत्ति आया। ये सोच करके नहीं खुश होना है कि आपत्ति बहुत कम आया, इसका मतलब काम हमारा बहुत अच्छा हुआ। पहला ध्यान इस चीज पर देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को सूचना ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है, कोई आदमी जा ही नहीं रहा है, या लोग माइग्रेटेड ज्यादा हैं। क्या बात क्या है आखिर, समस्या को समझना और उसके बाद उसके अनुसार से काम करना। अगर किसी का समस्या का समाधान नहीं मिलता है तब आप अपने आगे वाले से पूछिए। आपके ऊपर में हेडक्वार्टर आपको मदद करने के लिए एसओ हेडक्वार्टर रहेंगे जिला में, आपको मदद करने के लिए प्रभारी पदाधिकारी होंगे, या टाइम टू टाइम आप बगल के शिविर से भी, शिविर के प्रभारी से भी आप लाइजनिंग में रहेंगे। आपस में भी लाइजनिंग रखिए कि हाँ हमारे यहाँ ये समस्या आ रही है, इसका कैसे निदान आप कैसे कर रहे हैं। हर आदमी की समस्या अलग अलग तरह की होती है और निदान करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है कि जिस जो समस्या आप समाधान नहीं हो पा रही हो बगल वाले उसका समाधान कर पा रहे हैं। इस ईगो में कभी नहीं रहना है, या इस चीज में नहीं रहना है कि हम जो काम कर रहे हैं हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम बहुत तेज हैं, हम अपने ढंग से सारा काम कर लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए कि आपस में लाइजनिंग बना करके आपस में कोऑपरेट करके काम करें एक दूसरे से, उससे आप ही को फायदा होगा। क्योंकि ये काम जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक किस्म का काम है। आपको शुरू में ही मैंने बताया कि सरकार एक तरफ अपेक्षा आपसे अपनी अपनी अपेक्षा कर रही है, रैयत अपना अपेक्षा कर रहा है। वो अपने हित का सुरक्षा चाहता है, वो अपने हित का सुरक्षा चाहता है, और दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं। दूसरी बात होती है कि एक तो हुआ कि प्रथम दृष्टया आपको लगा कि इतना जगह से आपत्ति नहीं आया, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बंटवारा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आपको कागजों को भी प्रथम दृष्टया देखना पड़ेगा कि यदि यादाश्त पंजी में के हिसाब से या प्रपत्र 6 में मालूम पड़ा कि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इससे आए हैं पहले भी हम लोग के सामने, इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। ये सब प्रैक्टिकल से जो हुआ है मालूम, इसके आधार पर ही आपको बताया जा रहा है कि 50 रैयत हैं। पहले उस गांव में छोटा सा गांव था, उसमें 10 रैयत थे, अभी के समय में बढ़ करके हो गए 60 हो गए। उस 60 में से जो है जब बनवाया गया उसका प्रपत्र 6 तो उसमें जो है 60 में से 40 या 50 जो है बिहार सरकार कर दिया, सब जमीन बिहार सरकार के नाम से चढ़ा दिया। क्या पूछे, क्या सर तो रैयत सर कागजे नहीं देता है, मिलता ही नहीं है। वो कह तो दिया कि मिलता नहीं है, कागज नहीं देता है, लेकिन वो रैयत के पास गया कि नहीं गया, इतना नहीं मालूम पड़ा। तो कागज और देख करके उसके द्वारा तैयार किए गए कागजों पर भी प्रथम दृष्टया नजर डाल करके कि ये देखना चाहिए कि इसमें कहीं इरेगुलरिटी तो नजर नहीं आ रही है, प्रथम दृष्टया क्या गलती नजर आ रहा है। कोई ऐसी बात अगर नजर आ रही है तो उसको भी पॉइंट आउट कीजिए, कहीं ना कहीं काम में दिक्कत हो रही है उसको या गलत कर रहा है, तभी वो आपको जो है आपके सामने उस तरह का डाटा आ रहा है। तो डाटा के आधार पर भी आप जो है उसको देख सकते हैं। ये जो फ्लो हुआ ये आपने समझा कि किस तरह खानापुरी के पहले का काम हम लोग समझ गए। जब बताया आपको 1 2 3 4 5 तक, उसके बाद हम लोग खानापुरी और तक पहुंचे, खानापुरी का पर्चा बांटे, एलपीएम बांटे, और उसके बाद फिर जो है हम लोग वो 12 में प्रारूप प्रकाशन किए। प्रारूप प्रकाशन करने के बाद जो आपत्तियां आई उसकी में जो सुनवाई करने का काम शुरू हुआ। तो जितना काम आपका बढ़िया किया हुआ रहेगा 12 के पहले, मतलब कि आपकी क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी सुनवाई की, आपकी और कानूनगो की, उतनी ही कम आपत्तियां आपको 12 के बाद आएंगी। क्योंकि जो आदमी 12 के पहले है वही आदमी 12 के बाद है। जो रैयत का अधिकार अभिलेख आप प्रारूप में तैयार कर रहे हैं उसी उसी आदमी को 12 में बाद में आपत्ति देंगे। तो आप अगर पहले ही अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अगर आप पहले ही अगर वेल बढ़िया से अगर उसका निदान किए रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वो आदमी आपत्ति नहीं देगा, और बाद में आपका काम जो है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके द्वारा गलतियां बहुत ज्यादा आपत्तियां आ गई हैं 12 के बाद, इसका मतलब स्पष्ट सा मतलब है कि 12 के पहले ठीक से काम नहीं किया गया। हर स्टेज एक दूसरे स्टेज से प्रभावित है।
और अगर 20 के बाद, जैसे अंतिम प्रकाशन के बाद डीएम के द्वारा जब अंतिम प्रकाशन कर दिया गया और डीसीएलआर के यहाँ बहुत ज्यादा आपत्ति आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पूरा सर्वे ठीक से हुआ ही नहीं। सबका सब में जो है, जितने आगे के स्टेज में जाए उतना कम आपत्ति, उतना कम बेटे जाना चाहिए। ये बहुत मायने करता है। लगान निर्धारण में अभी की जो लगान निर्धारण की सुनवाई के बाद, जब हम लोग 12 के बाद सुनवाई कर लेंगे, उसके बाद जब लगान निर्धारण में आएंगे, तो अभी का जो लगान निर्धारण का जो प्रक्रिया है, जो अमाउंट है, वो बहुत सरल कर दिया गया है। बहुत सारे काम जो ऐसे हैं, जैसे होते ना है कि तरतीब और सफाई और मुकाबला, ये सब जो वर्ड दिए हुए हैं, आज के समय में इन सारे कामों को आप अपने दिमाग से, कंप्यूटर की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये सब जो वर्ड्स थे, ये पहले के सर्वे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे, जब हाथ से सब कुछ तैयार किया जाता था। पहले रफ कॉपी बनाई जाती थी, फिर फेयर किया जाता था, उसका जब फाइनल पब्लिकेशन के पहले एक स्वच्छ प्रति उसकी तैयार की जाती थी, जो स्वच्छ प्रति में किसी तरह का कोई काटपीट नहीं होता था। और एक चीज और मैं बता दूंगा आपको, जो आपके अधिकार उसमें भी लिखा है टेक्निकल गाइडलाइन में भी, कि कभी भी किसी भी प्रपत्र में 6 में हो, या प्रपत्र 6 हो या 12 हो, या आपका ऑर्डर राइटिंग हो, कहीं पर भी व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ भी करेक्शन अगर करना चाहिए तो काट करके उसको एक लाइन से काट करके ऊपर स्पष्ट अलग लिखना चाहिए, ताकि ये हमेशा मालूम रहे कि पहले क्या लिखा हुआ था, किस चीज का करेक्शन किया गया। ये हमेशा वर्जित होता है। नहीं तो कोई भी, और अगर आप फाइनल पर कर रहे हैं तो वहां इनिशियल भी होना चाहिए, या कहीं कोई ऐसे पेपर पर। क्योंकि अब तो कंप्यूटर से निकलना है, इसलिए बहुत सारे काम आसान हो गए हैं। तरतीब में होता है व्यवस्थित करना, तो अल्फाबेट का आप डालेंगे तो आपका कंप्यूटर भी निकाल देगा। सफाई में आपको स्वच्छ प्रति कंप्यूटर से निकल जाएगी। तो अभी के समय में कंप्यूटर से काम लेने से बहुत सारे काम हमारे आसान हो गए हैं, जो पहले के समय में नहीं हो पाते थे। अनावश्यक समस्याओं के समाधान में या समस्याओं को सुनने से भी आपका काम प्रभावित होता है। आपके पास रैयत जो आएंगे तो आपके सामने में अंचल की भी समस्याएं रखेंगे, आपके सामने तरह तरह की समस्याएं रखेंगे, विवाद रखेंगे, आप ही से उनका निदान चाहेंगे। अभी के समय में क्या है कि रूरल क्षेत्र में या हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड अपडेशन नहीं होने से, पुराना अभिलेख होने से, या पुराना लैंड रिकॉर्ड, समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। जैसे कि आप लोग रोज पेपर में पढ़ते हैं, लैंड रिलेटेड इशू बहुत हो गए हैं, और उतना सरकार के पास उतना अधिक हैंड, उतना अधिक अफसर नहीं है जो सबका समाधान कर सके। तो क्या होता है कि जो आदमी पब्लिक को मिलता है, पब्लिक उसी से सब निदान चाहती है। अगर उसी को कहीं जा रही है तो सब निदान चाहिए कि हमारा वहीं हो जाए, आपके पास आ रही है तो चाहिए कि आप ही सब कुछ। वैसे चीजों से बचना है। आपको केवल उन्हीं क्षेत्रों में काम करना है, उन्हीं समस्याओं को इंटरटेन करना है। सीधा कहिए कि हाँ इसके लिए आप फलना जगह चल जाइए, इसके लिए आप फलना जगह। जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। अगर कोई आता है कहेगा कि सरकारी जमीन में मकान बनाए हुआ है, अतिक्रमण किए हुए है, मकान बनाए हुआ है, सर कैसे होगा, ये है वो है, लगेगा आपको बताए, सर आप ही कुछ कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो अतिक्रमण हटाना आपके क्षेत्र के का चीज नहीं है, आपको तो हटाना नहीं है, आप उसको क्यों एंटरटेन करेंगे? आप सीधा कहिए कि आप सीओ के यहाँ जाके कंप्लेंट कीजिए, आप डीसीएलआर के यहाँ जाइए, आप एडीएम के यहाँ जाइए। आप जितना अधिक इंटरटेन करेंगे उतना अधिक आप उलझते जाएंगे। आपका आप बोलिए कि हम जो आर बार तय करें इसमें आप प्रॉब्लम को बताइए। तो ये चीजें, इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। और सर्वे के पूरे प्रोसेस फ्लो को हमेशा दिमाग में रखिए कि हमको कौन कौन सा काम करना है, किस काम के बाद कौन सा काम करना है, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसका असर पड़ेगा। कल के प्रोग्राम में आप लोग का जो प्रोग्राम दिया गया है उसमें एक अपर मुख्य सचिव का भी इंटरेक्शन का दिया हुआ था, लेकिन वो संभवतः कल नहीं होगा, अगले वीक में हम लोग उसको करवाएंगे। एक दिन आप लोग के साथ हमारे अपर मुख्य सचिव इंटरेक्ट होंगे। आपको जैसा कि मालूम होगा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में की जो हायरार्की है, उस हायरार्की में सबसे ऊपर राजस्व मंत्री होते हैं, मंत्री के बाद
प्रधान सचिव होते हैं। प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव में कंफ्यूजन नहीं करना है। विभाग के हेड प्रधान सचिव ही होते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपर मुख्य सचिव का प्रमोशन जिसको मिल चुका हो या जो अर्हता प्राप्त हो, जो उसको कि अपर मुख्य सचिव में प्रमोशन मिल गया हो, तो वो अपर मुख्य सचिव ही कहलाते हैं। तो अभी जो हमारे प्रधान सचिव हैं वो अपर मुख्य सचिव की अर्हता प्राप्त हैं और उनका रैंक जो है वो अपर मुख्य सचिव के बराबर है। मीन्स की चीफ सेक्रेटरी के बराबर का उनका रैंक है। तो चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट जो लोग चले जाते हैं, मतलब इसके बाद कोई प्रमोशन नहीं होता है। अपर मुख्य सचिव लास्ट होता है। अपर मुख्य सचिव मतलब कि वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर में है, लास्ट पे बैंड में है। तो मान लिया कोई ऐसे ये चले जाएंगे, कोई दूसरा कोई आएंगे, वो अपर मुख्य सचिव अगर नहीं होंगे, प्रधान सचिव के ही होंगे, तो वो प्रधान सचिव फिर प्रधान सचिव ही कहलाएंगे। ये जब तक हैं तब तक। तो सबसे ऊपर प्रधान सचिव होते हैं, उसके बाद विशेष सचिव होते हैं, उसके बाद संयुक्त सचिव होते हैं, उसके बाद अपर सचिव होते हैं। अपर सचिव और संयुक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी और आपके जो है स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं। उसके बाद आपको अंडर सेक्रेटरी होते हैं, ये सरकार का पक्ष होता है। इसके बाद 3 डायरेक्टरेट होते हैं। एक डायरेक्टरेट आपका होता है सर्वे का, भू अभिलेख परिमाप निदेशालय। दूसरा है आपका भूअर्जन का, भूअर्जन निदेशालय, लैंड एक्विजिशन डायरेक्टरेट। और तीसरा है आपका चकबंदी निदेशालय। तीनों के 3 अलग अलग हेड होते हैं। डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन, डायरेक्टर आपके सर्वे और डायरेक्टर चकबंदी। तो चकबंदी में आमतौर पर प्राय आपके कभी कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद भी चार्ज में रहते हैं, कभी कभी दूसरे को दिया जाता है। तो तीनों सेपरेटली अपना अपना काम करते हैं। हम लोग पूरी तरह से जुड़े हुए हैं भू अभिलेख परिमाप निदेशालय से। और इसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सहायक निदेशक हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जो एएसओ हैं वो हैं, और उसके बाद हमारा जो सेक्शन अफसर हैं, और प्लस हमारा ऑफिस के सहायक हैं। ये हमारा यहाँ का सेटअप है। हमारे यहाँ भी एक अंडर सेक्रेटरी का पोस्ट है भू अभिलेख परिमाप निदेशालय में, जो अभी खाली है। तो आपको सेटअप में कि आपके जिले में जो लाइजनिंग का जो है आपका जो सेटअप है, वो सेटअप है आपको अंचल लेवल पर सीओ हैं, बीडीओ हैं। सीओ राजस्व संबंधी कार्यों के लिए हैं, बीडीओ जो है वो विकास के संबंधी कार्यों के लिए हैं। जिले में आप जाएंगे तो जिले में अनुमंडल में सबसे पहले तो अनुमंडल में राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनुमंडल ये भूमि सुधार उप समाहर्ता होते हैं, और जबकि प्रशासन के हेड के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। जिले में जो आपका राजस्व शाखा होता है उसमें एक राजस्व शाखा के प्रभारी होते हैं जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के होते हैं। उसके बाद अपर समाहर्ता होते हैं, और उसके बाद समाहर्ता होते हैं। समाहर्ता जो होते हैं वो एज ए कलेक्टर और एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिला पदाधिकारी, दोनों के रूप में काम करते हैं। और उनके पास सेटलमेंट अफसर का एडिशनल चार्ज होता है। चूंकि एडिशनल जितने भी बिहार में डीएम हैं सबको सेटलमेंट अफसर के रूप में नोटिफाइड किया हुआ है। जब भी वो डीएम का चार्ज लेते हैं तो उनको सेटलमेंट अफसर का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। आपको अपने चैनल में आपके यहाँ सहायक बिंदु शिविर प्रभारी हुए, शिविर प्रभारी के बाद आपके ऊपर एक जो आप ही के रैंक की है लेकिन आपसे सीनियर होंगे पुराने वाले में से, वो सहायक बंदोबस्त अधिकारी एएसओ हेडक्वार्टर जो जिला में होंगे, वो जिले भर में जितने भी शिविर होंगे सबकी मॉनिटरिंग करेंगे, सबके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे, सबको गाइड करेंगे, और जिला स्तर पर जो काम होना है उसको करेंगे, जो भी काम होगा। इसके बाद प्रभारी पदाधिकारी होते हैं। प्रभारी पदाधिकारी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जो बार बार आप पढ़ते हैं। आपने ये तो पढ़ा होगा कि फिजिकल किस बार में चेकिंग करना है उनको 2% प्लॉट्स का, लेकिन इसके अलावा आपने कहीं नहीं पढ़ा कि उनको चेकिंग करना है या कुछ करना है। पूरे सर्वे के लीगल प्रोसेस में वो कहीं नहीं है। जो भी पूरी सुनवाई की प्रक्रिया है उसमें प्रपत्र 1 से 20 के बीच में प्रभारी पदाधिकारी कहीं नहीं है, वो कहीं भी सुनवाई नहीं करते हैं। और न ही आप प्रारूप प्रकाशन के पहले जो सुनवाई हुआ उसमें एएसओ किया, एएसओ के बाद फिर डीसीएलआर रैंक का जो आदमी किया, तो उसमें कुछ प्रभारी पदाधिकारी को
नहीं करेंगे या डीसीएलआर करेंगे जरूरी नहीं है, उसमें डीएम जिसको नॉमिनेट करेंगे वो आदमी कम से कम डीसीएलआर रैंक का होना चाहिए। वो प्रभारी पदाधिकारी भी होंगे या डीसीएलआर होंगे इस बात मायने नहीं करता है, मायने नहीं करता है कि उस रैंक से कम कैंडिडेट नहीं होने चाहिए जो फाइनल क्वालिफिकेशन के बाद सुनवाई करें। तो आपके जो प्रभारी पदाधिकारी हैं वो आपके जुडिशरी कामों में, आपके सुनवाई वाले मामले में आपको कहीं भी मदद नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपका प्रशासनिक नियंत्रण करेंगे, वो सिर्फ आपसे काम का रिपोर्ट मांगेंगे। आप ये उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि इसमें हम ये सुनवाई किए हैं तब आप इसके ऊपर सुनवाई कर दीजिए, या इसके बारे में आप अधिकार नेक्स्ट में हम आपके पास भेज देते हैं, आप बता दीजिए किसका होगा। ये उनसे अपेक्षा आप ही को अपने, आप ही का स्तर लास्ट स्तर है। फाइनल पब्लिकेशन तक में आरवार डिसाइड करने का स्तर आप ही तक में एंड करता है, फाइनल के बाद ही किसी के पावर में जाता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि आपका अधिकार कितना बड़ा है। वो आपके प्रशासनिक नियंत्रण पदाधिकारी जरूर हैं, लेकिन विधायी रूप से वो कहीं नहीं है। अकॉर्डिंग टू एक्ट, आप पूरा एक्ट देखिए, नियमावली पढ़िए, आपको कहीं भी प्रभारी पदाधिकारी सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा 15-20 मिनट समय बचा है। अभी के जो दूसरी क्लास है उसमें नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को कुछ मैप और ईटीएस के बारे में एक अलग से फिर से रिवीजन वाला क्लास एक दूसरे जो हमारे ट्रेनर हैं उनके द्वारा दिलवा दिया जाएगा, इसलिए कि वो जो टेक्निकल पोर्शन है उसके बारे में जब बार बार समझेंगे और अलग अलग तरीके से समझेंगे तब आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मैं ये समझूं कि आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरह समझे होंगे और इन बातों से आपको फायदा जरूर हुआ होगा। कृपया अपना हाथ उठाएंगे ताकि मैं देख सकूं कि हाँ आप लोग सहमत हैं और आपको फायदा हुआ। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना एक एक करके आप लोग सवाल करें। आप अपना कृपया सारे लोग अपना हाथ नीचे कर लें। अब जो लोग मुझसे सवाल करना चाहते हैं वो लोग कृपया हाथ उठाएं ताकि मैं उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकूं। किसी तरह का कोई कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। हाँ हाँ नीतीश जी, हाँ नीतीश जी बोलिए। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। मैं पूछ रहा था सर अभी और ये कितना लंबा चलेगा ट्रेनिंग? ये बस 4 तारीख को खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग का 4 तारीख को खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीक में हम लोग कुछ रिकॉर्ड राइटिंग के बारे में आप लोग को अलग से बताएंगे, कुछ एक आध दिन टेस्ट भी लेंगे रिकॉर्ड राइटिंग का, क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है कि आप लिखेंगे कैसे। ये 4 तारीख को नेक्स्ट वीक में खत्म हो रहा है। हाँ अच्छा ठीक है। और सर ये रिकॉर्ड राइटिंग क्या है ये? देखिए रिकॉर्ड राइटिंग में 2-3 चीजें हैं। एक तो होता है कि आपको कि अभिलेख तैयार करना, जैसे बताया गया था ग्राम अभिलेख। हाँ, एक होता है अभिलेख तैयार करना, ग्राम अभिलेख तैयार होता है शुरू से जो आपकी जो भी एक्टिविटी है उसको राइट डाउन करना। दूसरा ये होता है कि जो दावा आपत्ति आई केस का वाद, हाँ केस का वाद अभिलेख, केस रजिस्टर जो होता है, एक एक आदमी का अलग अलग केस। मान लिया कोई आदमी आपत्ति दिया तो उसके सुनवाई के जो अभिलेख होगा वो कैसे लिखा जाएगा, कब उसने दिया, क्या पक्ष रखा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी। किस मान लिया कि कोई आदमी जो है आपको, हर आदमी के लिए इंडिविजुअल अलग अलग केस खुलेगा, अलग अलग अभिलेख खुलेगा। हाँ अलग अलग, जैसे 4 बार आपने सुनवाई की तो 4 बार क्या क्या सुनवाई में हुआ वो सारा उसमें लिखा जाता है, कौन कागज दिया वो लिखा जाता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको उस चीज को लिखना है बाद में चल के, आपको लिखना है केस को कि जब आप बाद की सुनवाई करेंगे तो उनको जब आप लिखित में लाएंगे तो कैसे आप लिखित में लाएंगे, क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, उसको समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट। और कोई लगे? और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। हाँ ब्रजेश नंदन जी। यस सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट था, हम पहले भी बोले थे। हाँ हाँ तो एक चीज पूछने से पहले मतलब बोल रहा है कि सर जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और हमको मान लीजिए रिवाइज करना है, हमको कुछ चीज समझना होगा। हाँ 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 हम अपने स्तर से बाद में भी कंटिन्यू
पढ़ते रहेंगे, स्टडी जारी रखेंगे, हाँ 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 हम अच्छा से कर सकें कल के डेट में, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके। तो सर उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर सर बोले थे कि प्रोवाइड देखिए करने के। देखिए देखिए, अभी हम लोग इसलिए नहीं कांटेक्ट नंबर दे पा रहे हैं सारे लोगों का। ट्रेनर्स भी बहुत सारे आए थे, हमारे झा सर आए थे, विनोद झा सर आए थे, बहुत सारे लोगों का इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि अभी हम लोग तुरंत लास्ट नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। हम लोग जब आप लोग की ज्वाइनिंग होगी तो हम लोग रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे, हर जिले में रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम आयोजित रखेंगे, डायरेक्टरेट स्तर से जुड़े रहेंगे, और जिला स्तर से ही भी आप लोगों के लिए एएसओ हेडक्वार्टर रहेंगे, जो हर तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको टाइम टू टाइम करते रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इंटरेक्ट होंगे सबसे ज़्यादा आपको, जब आप ज्वाइन करने आएंगे तो हम लोग आप लोग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाएंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के क्रम में दो तरीके की ट्रेनिंग है, एक है व्यवहारिक, एक है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक के रूप में सारा कुछ हम लोगों ने आपको बताया, सारा कुछ पढ़ाया। अब मैं नहीं समझता हूँ कि इन्हीं चीजों को फिर से क्लास में बताने की जरूरत है। आप एग्री नहीं करते सर। हैं? आप तो एग्री करते यस हैं सर। कि यस इन्हीं सर। चीजों को क्लास में बताने का कोई औचित्य नहीं है कि फिर वही एक्ट हम बताएं या फिर वही सर्वे प्रोसेस फ्लो बताएं। अब हमको जो बताना है कि सीधे ग्राउंड पर ले जाकर के, तो जब ग्राउंड पर लेकर के हम जाएंगे तो उस समय हम लोग सारे लोग के साथ एक बार फिर से इंटैक्ट होंगे। हमारी जो टीम होगी, हमारे सर जो, जरूरी ये होगा ना सर, जरूरी हाँ, ये होगा कि जो जो चीज बताया, जैसे कि मान लीजिए हम फील्ड में जा रहे हैं, वो तो थ्योरेटिकल तो ऑलरेडी नहीं मतलब नहीं, समझ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे आपको हम, दो से मटेरियल तीन। भी है सर, करना क्या है और उसमें कैसे कैसे हमको प्रैक्टिकल करना है, मेन मेन हाँ, पॉइंट उसमें बताने की जरूरत पड़ेगी। वही वही जब हम आपको जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे उसमें यही चीज बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हम आपको मैप लेकर के सीधे गांव में लेकर के जाएंगे, समझ यस गए? सर। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको अब क्या करना है। अब आपको मैप हम प्रत्यक्ष में दिखाएंगे। अभी हम आपको ऑनलाइन में मैप दिखा करके तो नहीं ट्रेनिंग दे पा रहे हैं पूरी तरह से। यस सर। यस हम सर। आपको ग्राउंड तो नहीं दिखा पा रहे हैं कि जमीन देखिए ये है, इसका ये नापी करना। उसके लिए यस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। हम लोग का यही है कि ऑनलाइन में जो हम लोगों ने थ्योरी में, जो हम लोगों ने ऑफलाइन के में जो समय बचा, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा दें और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग को दे सकें। उसका प्रोग्राम यहाँ बनाया जा रहा है। एएसओ कानूनगो की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पटना में हम लोग गाँव में को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और वहाँ ले जा करके टीम बाय टीम सबको हम लोग प्रैक्टिकली दिखा करके, आप प्रैक्टिकल करा करके आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। सर। सर लेकिन एक बात है सर, अभी हाँ जैसे कि ट्रेनिंग 4 तारीख को खत्म हो रही है, हाँ, तो खत्म होने के बाद ज्वाइनिंग तो तुरंत होगा नहीं, अभी तो मतलब 1-2 महीने। नहीं, ज्वाइनिंग के लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग जल्दी से जल्दी सरकार से इसकी स्वीकृति ले, क्योंकि देखिए अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना सर। देखिए लॉकडाउन और ये जो है ना, अब आप जान ही रहे हैं कि सारे लोग आप यही कह रहे हैं कि अब इसी 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 उसमें काम करना है। हाँ, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा समस्या खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन सिर्फ सिक्योरिटी और लोगों को अवेयरनेस के लिए ये सारा सब कुछ किया गया कि स्प्रेड नहीं करे बहुत तेजी से। इसके लिए अब लोगों को जब आदत पड़ गई, लोग खुद अब इस चीज को समझ रहे हैं कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सब करना है, हमको बच के रहना है। तब सरकार समझ गई, तब सरकार ने ढील देना शुरू किया और सरकार ढील देती चली जा रही है, और सरकार भी इस चीज को समझ रही है, सारे लोग समझ रहे हैं नहीं कि सर, हम समझ रहे थे ना सर कि हो सकता है कि अभी 2-3 महीने ज्वाइनिंग में लेट होगा, तो इसलिए नहीं हम नहीं सोच 3 महीना रहे नहीं थे होगा। तो हम स्टडी करते रहेंगे बीच में, इसलिए नहीं नंबर नहीं, जा रहे वो हम दे देंगे, हम नंबर भी मिल जाएगा आप लोग को, ट्रेनिंग खत्म होने से पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, जो पेपर था सर, जो पेपर ट्रेनिंग मटेरियल का जो पेपर था सर, उसमें पढ़ रहे थे, उसमें एएसओ का राजस्व न्यायालय में आप तो ट्रेनिंग के दरमियान बताए थे, लेकिन पेपर में सर हम कहीं देखिए मतलब जिक्र नहीं देखे। आपका जो राजस्व न्यायालय है उसमें राजस्व न्यायालय में नहीं है आपका मामला। वहां पर जो आप टेक्निकल गाइडलाइन में देख रहे हैं, वहां राजस्व आपका, आप तो अधिकार अभिलेख बना रहे हैं, वहां सुनवाई कर रहे हैं, वहां आप आरओआर डिसाइड कर रहे हैं फाइनल पब्लिकेशन के पहले पहले, तो अपने आप में वो रेवेन्यू कोर्ट का काम आप कर रहे हैं। आप भी तो किसी का आरओआर डिसाइड कर रहे हैं, आप भी तो यस किसी सर। की सुनवाई कर रहे हैं। तो कोई रूल में न्याय, मेंशन भी होगा ना सर, हमको लगता है कोई नहीं रूल नहीं, में। और रूल में नहीं, रूल में तो आप हैं ही हैं, एक्ट तो आपको पावर दिया ही हुआ है। एक्ट में तो कही रहा है कि आप सुनवाई कीजिए सर, तो एक्ट तो आपको पावर दे ही रहा है, रूल में क्या, आप तो एक्ट के तहत आप एम्पावर्ड हैं।
आपको अभिलेख अधिनियम और आपको इम्पावर्ड किया है कि आपके द्वारा सुनवाई की जाएगी, आपके द्वारा जो है सुनवाई करके अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। तो आपके लिए तो जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें आपका रोल का दायित्व का निर्धारण तो स्वयं जो है एक्ट के द्वारा कर दिया गया है। इनडायरेक्टली तो सर समझ रहे हैं, लेकिन मतलब उसमें जो देखे थे कि नहीं वो दूसरा है। राष्ट्र मंत्री से नीचे वो है, हम लोग नहीं उसमें क्या है, हाँ नहीं उसमें जो है ना, वो जो आप चैनल देखे हैं ना, वो है कि जो केसेज आते हैं वो किसी एक फिक्स उसके लिए नहीं है, फिक्स काम का वो नहीं है, उसमें डिफरेंट टाइप से आते हैं केसेज। जैसे कि सीओ के यहाँ है, केवल वो म्यूटेशन वाला ही केस देखता है, केवल दाखिल खारिज ही करता है, ऐसी बात नहीं है। वो अतिक्रमणवाद भी देखता है, बाज़गित पर्चा भी देता है, वो बहुत सारे काम उसके अंडर में आते हैं। इसलिए जो किसी एक निश्चित प्रोसेस में नहीं आकर के बहुत सारे विभिन्न तरह से प्राप्त वादों का निष्पादन करते हैं और सुनवाई करते हैं, उनका सारा का नाम है। आप उसमें से एक चीज से जुड़े हुए हैं, वो है अधिकार अभिलेख के निर्माण में। आपको बाकी चीजों के उसमें वाद में सकती है, आपको एक एक्ट के तहत एक काम के लिए ये पावर दिया गया है। सर उसमें सिविल संहिता प्रक्रिया का जो पावर है सिविल कोर्ट का, पावर वो भी हम लोग प्रक्रिया संहिता जो है ना, वो प्रोसीड्योर है, वो सब पर लागू होता है। वो सिविल कोर्ट में भी लागू होता है, सीओ के यहाँ भी लागू होता है, डीएम के यहाँ भी लागू होता है, सब लोग उस हिसाब से काम करते हैं। सिविल प्रोसीड्योर जो है, आप लोग भी उसी में हैं। आप लोग भी जो बनाइएगा अभिलेख बनाइएगा, नोटिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो उसको भेजिएगा, तामीला कराइएगा, जो कुछ भी कीजिएगा वो सारा सारा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस से गाइडेड होगा ना, किसी नियम से गाइडेड होगा ना, कि आपने सारा काम कैसे किया। आपको एक बार सूचना दे रहे हैं, 2 बार, अब ऐसा तो नहीं है कि आप सुनवाई किए, आज सुनवाई दिए, आज इसको नोटिस दिए और कल आपने लिख दिया कि हाँ साहब इनको जो है नहीं आया, इनका बंद किया जाता है, फला आदमी को जो है वो दिया जाता है। नहीं, आपको जो उसमें के तहत है कि कम से कम आपको समय देना है, 1 हफ्ते का 1 बार मौका देना है, 2 बार मौका देना है, उतना आपको देना होगा, उतना आपको उसकी उस प्रक्रिया में आप भी आ रहे हैं। जब दूसरे लोग इसका पालन कर रहे हैं तो आप भी उसी प्रक्रिया से गाइडेड हो रहे हैं। तो इसीलिए जितनी एक्टिविटीज होती हैं कोर्ट में या डिफरेंट कोर्ट्स में या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, उन सब के लिए जो प्रक्रिया सामान्य रूप से जो बनाई गई है उसका पालन सब लोग करते हैं, वो आप भी करेंगे। और जो बाकी जो इसमें जो जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ पर दिक्कत है, उसके लिए कुछ नियम्स का और बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जो उम्मीद है कि हम लोग काम आगे शुरू होने तक में या आप लोग के काम शुरू होते में उसको भी हम लोग बना देंगे, ताकि जितना जो कमी है कौन सा काम कैसे किया जाना है, सुनवाई और कार्यवाही का अभिलेख लेखन और ये सब वो सब भी आपको क्लियरली मालूम हो जाए। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था। हाँ बोलिए। कई दिन से वो पूछना चाह रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे भूदान की जमीन का। हाँ तो भूदान एक्ट के अंतर्गत जो जमीन किसी को मिला है, हाँ, वह जमीन पे वो किसी को बेच नहीं सकता था, रजिस्ट्री नहीं कर सकता था। हाँ। लेकिन उस जमीन पे एक था कि लीगल बैंक का जो एक्ट था, बैंक का जो रूल था, हाँ, उस जमीन पे बैंक लोन दे सकती है। हाँ। बैंक लोन दे करके उस जमीन पे उसका उपयोग कर सकते हैं, एक बात। हाँ। दूसरा बात सर ये था कि अगर ये बैंक को पावर था, रैयत को पावर नहीं है। नहीं, रैयत को पावर, बैंक को पावर है कि अगर वो मान लिया जाए कि वो जमीन का, जिस जमीन पे लोन लिया गया है भूदान की जमीन पर, वह लोन अगर नहीं चुका पाया, तो उस भूदान की जमीन को बैंक के रूल के अकॉर्डिंग वो उसे नीलामी कर सकती है, बेच सकती है। ठीक है। तो सर एक तरफ नियम ये कहता है कि आप भूदान की जमीन को नहीं बेच सकते कोई रैयत। नहीं, देखिए इसमें जो है ना, इसमें ये देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक में हुआ कि आपको सेल राइट नहीं दिया गया, जैसे बंदोबस्त की जमीन में राइट नहीं दिया जाता है, भूदान की जमीन में राइट नहीं दिया जाता है। हमने आपको बसने के लिए दिया, हमने आपको खेती करने के लिए दिया, बेचने के लिए नहीं दिया हम आपको। हाँ, वो समझ रहे हैं सर। आपको हमने बेचने का राइट नहीं दिया। अब आप उस जमीन के अगेंस्ट में किसी से आपने लोन लिया कि हमारा ओनरशिप है, तो जब आपने लोन लिया जिस टर्म कंडीशन में जिस आदमी से लिया और उस पर उसके लिए ये नियम लागू है कि उस जमीन को ले सकता है, जैसे ही आपने लोन लिया और जैसे ही उसने लोन दिया, वहीं से उसका नियम प्रभावी हो गया। वहीं हम समझ रहे सर,
ठीक है ना। वो हम समझ, वहां पर जैसे हम ही दूसरी चीज पूछना चाह रहे हैं। हाँ हम पूछना ये चाह रहे हैं ना सर, हाँ कि आज के समय में जो भूमि विवाद बढ़ रहा है, हाँ इसमें वर्चस्ववाद भी है, हाँ कुछ हाँ लोग बिल्कुल है। गलत तरीके से भी चाहते हैं कि हम कर ले, हाँ ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि आप समझ रहे हैं। तो हाँ हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि मान लिया कोई चालाक आदमी गलत तरीका को हाँ हाँ आधार बना करके हाँ वो जमीन बैंक से वो लोन ले ले, और बैंक क्या करे, उस जमीन को नीलामी करके किसी दूसरे को दे दे, हाँ। तो आपको वो जमीन जिसको बेचेगा वो तो रैयत हो जाएगा, हाँ रैयत होगा तो उसके पास ये रैयत हो टाइम जाएगा। रहेगा ना। हाँ और वो रैयत फिर जो है, जो पुराना आदमी था जो चालाकी किया था, वो उससे वापस ले ले, तो वो जमीन तो वापस लेकर के वो रैयत बन जाएगा। देखिए इसमें ये कहीं ना कहीं ये उसके इसको जो है रोकने का ना, कोई उपाय? नहीं रोकने का कोई उपाय नहीं है। हम आपको बता देते हैं, जमीन का कोई भी केवल, सारे लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे, जमीन का कोई भी कागज आप देखेंगे, कोई भी डीड देखेंगे, कोई भी केवाला देखेंगे, तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसमें देखी जाती है, प्राइमरी तो आप देखते हैं कौन बेचा कौन खरीदा, सबसे पहला ये जी प्राइमरी जी, होता है। सबसे पहले तो ये सेल देखते डीड, हैं बेचा है सेल डीड खरीदा, देखते हैं। सेल डीड यही यस सर, देखते हैं। सेल डीड का मतलब यस यही सर, होता है कि एक ने बेचा दूसरे ने खरीदा। यस लेकिन सर। जो डीड में देखने वाली जो असली बात होती है वो ये होती है कि उसमें उस जमीन का इतिहास भी छिपा रहता है। उसमें ये लिखा रहता है कि जो बेचा उसको ये जमीन कहाँ से प्राप्त हुई उसको। सर सब डीड में रहता है सर। हाँ प्राय आप जो भी इम्पोर्टेंट डीड सही ढंग से लिखा रहेगा, उसमें ये लिखा रहता है कि बेचने वाले को ये जमीन बंटवारा से प्राप्त हुई, ये जमीन उसको वसीयत से प्राप्त हुई, ये जमीन उसको डीड से प्राप्त हुई। हाँ ये जमीन उसको जो है अपने वारिसान से प्राप्त है, मतलब खतियानी उसकी जमीन है। और ये फलाना के द्वारा जो है फलाना मठ की जमीन थी, वहां से इनको प्राप्त हुई। जो जितना अच्छा डीड आप देखेंगे, बहुत सारे डीड में आपको जो है जमीन का काम, आपको ये पता चल जाएगा कि ओरिजिनली ये जमीन कहाँ से आई। जब ओरिजिन आपको उससे जब पता चल जाता है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि लीगली ये कितना सही है गलत है। सर सेल डीड में तो ऐसा भी हो सकता है सर, हाँ सेल ऐसा भी हो सकता है ना कि सर सेल डीड मान लिया कोई बंटवारा से मिला, तो हाँ उसके में तो बंटवारा से लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हाँ। यही हो सकता है कि वो जमीन प्रीवियस में वो बंदोबस्ती का हो, नहीं नहीं भूदान हाँ नहीं वो बैंक लिखा रहेगा। नीलामी मिला नहीं गया हो। नहीं जैसे कि बंटवारा से लिखा रहेगा ना, तो लिखा रहेगा ना कि बंटवारा से इनको मिली, जो इनके वारिसान को या परिवार को जो है की खतियानी रहती जो मौरूसी रैयती जमीन थी, मतलब खतियानी जमीन थी, खतियान से प्राप्त थी, या इस परिवार को दान में प्राप्त हुई थी, इनके पिता को दान में भूदान में प्राप्त हुई थी, या बंदोबस्ती से प्राप्त हुई थी। अब मान लिया बंदोबस्ती में ही किसी को मिला, मान लिया बंदोबस्ती में बाप को मिला, उसके बाद बेटा भी उसको भी इस्तेमाल करने का उसको पावर है, उसका 2 बेटा है और दोनों उसको वहां बांट रहा है, बेच तो नहीं रहा है, तो लिखेगा ना कि हाँ बाप को कहाँ से मिला, बाप को बंदोबस्ती से मिला। सर अगर अगर ऐसा किया जाए सर कि हाँ। जिस समय जमीन की रजिस्ट्री की जाती है, उसी समय रजिस्ट्री के ही टाइम में जो जमीन का जो वास्तविक जो भी स्वरूप है, वो स्वरूप को देखिए जिक्र ये हाँ करते हुए ये चीज अगर वो अंचल अधिकारी में लॉगिन कर दिया जाए या फिर देखिए और देखिए सिस्टम नहीं नहीं लागू कर दिया जाए, हाँ ये इस चीज तो पर इससे काम इस पर काम चल रहा है। होगी। इसके बारे में प्रयास चल रहा है किस तरीके का काम किया जाए। बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे जगहों में विवाद सर इससे घट जाएगा। राजस्व विभाग और ये निबंधन दोनों का इंटीग्रेशन किया हुआ है। हाँ यहाँ भी इंटीग्रेशन की बात चल रही ऐसे सर ऐसा भी होता है हाँ। ना सर कि एक ही जमीन दलाल से लिया, दलाल उसको दे दिया, एग्रीमेंट करा लिया, तीन बिहार में आदमी। देखिए, बिहार में लैंड डिस्प्यूट होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दोनों अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में काम करते हैं। एक जमीन को बिना कुछ सोचे समझे निबंधन कर देता है और दूसरा जो है उस पर जो है म्यूटेशन नहीं करता है, तो इस कारण से विवाद पैदा हो जाता है, क्योंकि उसको वहाँ राइट नहीं दिया गया है निबंधन रोकने का। हाँ सरकारी जमीन है, उसका निबंधन कर दिया, अंचल अधिकारी के पास आया, कहेगा कि हम इसका म्यूटेशन नहीं करेंगे, तो सरकारी जमीन है। अब वहां विवाद पैदा शुरू हो गया, वहां पर वहीं से विवाद शुरू हो गया। तो ये इंटीग्रेशन नहीं होना, दोनों के बीच में पर्याप्त तालमेल का अभाव होना, ये बहुत बड़ा कारण है बिहार में। ये बात सही है। और ये और सब स्टेट में बहुत जगह इंटीग्रेशन किया गया है, बहुत जगह नहीं भी करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे यहाँ भी ये बात धीरे धीरे चल रही है कि कैसे दोनों को इंटीग्रेट किया जाए और कैसे जो है लॉगिन के थ्रू। अभी क्या है कि सीओ के द्वारा बहुत सारे जमीन की लिस्ट निबंधन कार्यालय को दी रहती है कि ये जमीन आम जमीन है, ये कैसे हिंद जमीन है, ये प्लॉट कैसे हिंद है, ये प्लॉट हमारा आम जमीन है, इसको नहीं, उसके पास लिस्ट से मिलाता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा जमीन छूटा हुआ रहता है जो कि लिस्ट में नहीं है, जो डिस्प्यूटेड है, लिस्ट में नहीं है, उसका वो कर दिया। यहाँ आया तो मालूम पड़ा कि एक ही जमीन को एक ही दिन में
दो अलग अलग भाइयों ने अलग अलग व्यक्तियों को बेच दिया और उसने दोनों का रजिस्ट्री कर दिया। अब होगा तो किसी एक ही का, म्यूटेशन तो दोनों का करेगा नहीं, तो एक ही का करेगा, तो वहाँ डिस्प्यूट पैदा होगा। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन की बात चल रही है और धीरे धीरे इसको इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि जब हमारा आरओआर डिजिटलाइज हो जाएगा, अगर हम आरओआर सही बनाने में सफल हो गए तो हमको इंटीग्रेट करने में एक दिन नहीं लगेगा, हम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर दोनों को मिला करके इंटीग्रेट करके हम डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। जब भी जैसे ही रजिस्ट्री होगा वो तुरंत लॉगिन करेगा सीओ के यहाँ और सीओ इसको देखेगा, ओके करेगा और देन एंड देयर उसका रजिस्ट्री और म्यूटेशन दोनों साथ साथ हो जाएगा। सर एक रूल ऐसा देखे हैं सर, एक रूल ऐसा देखे हैं सर कि रूल के विपरीत भी जाकर के काम हुआ है, एक्सेप्शंस कई ऐसे देखे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अभी जो है मंडल लेवल पे, तो उन लोगों को भी मतलब जैसे किसी भी तरह का विवाद होता है, जमीन संबंधी विवाद होता है तो वहाँ भी मतलब दायर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि एक रूल था 1 जनवरी 1946 के पहले का जो बंदोबस्ती किया हुआ है, तो ऐसे जमीन जो उसके बाद का हुआ है, जैसे 1952 का किसी का 50 का है, ठीक है। तो ऐसे 2 केस देखे हैं कि जिसका 50 या 52 का है, लेकिन वो रियल में जेन्युइन में पहले से उनके दादाजी रहते चले आए हैं। तो ऐसे केस में रूल तो कहता है कि जमाबंदी नहीं होगी, लेकिन लोक शिकायत पदाधिकारी उसके प्रीवियस रिकॉर्ड और मतलब उसका जो उसके आधार पर, हाई कोर्ट का भी कुछ मतलब मामला था जिसमें वो जिससे प्रूफ मिलता है कि पहले से रह रहे थे, तो उनको जमाबंदी के लिए ऑर्डर दे दिया गया। सर ऐसा मतलब जब ग्राउंड में होता है सर? नहीं, ग्राउंड नहीं होता है, बोले ना कि हाईकोर्ट का था, प्रीवियस कागज था, वो बिना पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर देखे हुए या बिना पर्याप्त साक्ष्यों के कोई भी आदमी निर्णय नहीं दे सकता है। दूसरी बात यह है, दूसरी बात आपको बता दें कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किसी भी वैसे मामलों की सुनवाई नहीं करते हैं बहुत ज्यादा जो किसी एक्ट से गाइडेड हो रहा हो, जिसके लिए सेपरेट, जैसे आपका काम हो रहा है स्पेशल सर्वे का, आप अपने एक्ट से काम कर रहे हैं, आप अपने, तो बीच में आपके लोग शिकायत नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि आपके नाम से खाता खोल दिया जाए। जैसे नहीं तो वहाँ पे लोक शिकायत पदाधिकारी ऑर्डर दिए है कि इनका मतलब, तो पर्याप्त साक्ष्य के, जब पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिया, साक्ष्य के आधार पर दिया, ऐसे नहीं दे सकते हैं बिना साक्ष्य के। कोई आदमी बोले ना कि आपको कि रेवेन्यू एक ऐसा चीज है, लेकिन रिटर्न जमाबंदी सर 1950-1952 का था। हाँ, बता तो, सारे साक्ष्यों की जांच करने के बाद जब उनको पर्याप्त साक्ष्य मिल गया और पर्याप्त उसके लिए आधार मिल गया, तभी उनके द्वारा निर्णय दिया गया होगा। तो एक्सेप्शन हो सकता है ना सर? हाँ, वो हो सकता है। वो देखिए, कोई क्या निर्णय दिया, किस आधार पर दिए, ये उसका विषय है, इस पर आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है। आपको अपने अधिकार क्षेत्र में देखना है कि हमारे द्वारा जो भी निर्णय दिया जा रहा है वो पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए पर्याप्त, कल को अगर हमसे पूछा जाए कि आपने कैसे डिसीजन दे दिया, हम जवाब देने की स्थिति में रहें।